नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से दिव्य एग्जाम में। हम यूपी पुलिस के जो अगस्त महीने के लास्ट में होने वाले एग्ज़ाम है उसके जो है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं। देखिए, भारत में कर प्रणाली टैक्सेशन इन इंडिया यानी हम जीएसटी की बात करेंगे। जीएसटी हमने टॉपिक इसलिए चुना है बच्चों क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे सिलेबस में तो आपके जो है कि जीएसटी लिखा हुआ है वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसके बारे में बात होगी। एक बात मैं और बता दूं कि अभी पिछली वीडियो जो हमारी हम आपको दिए थे डीमोनेटाइजेशन पे, विमुद्रीकरण पे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, उसको आप देख लीजिए। बाकी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप देख लीजिए कि इसमें जो है कि जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें हिंदी की सारी वीडियो पड़ी हुई हैं और बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जो पुलिस के लिए रेलिवेंट है। अब पुलिस एग्ज़ाम को यदि आपको अच्छे से क्वालिफाई करना है बच्चों तो आपको जीएस वाले सेगमेंट बहुत अच्छे से करने होंगे। रीजनिंग एक देखो टेक्निकल सब्जेक्ट है, सारे बच्चे उसमें जो है कि अच्छा स्कोर करते हैं। जीएस, हिंदी और अभिरुचि के प्रश्न पत्र को आपको ध्यान से करना होगा। हम जैसे चला रहे हैं, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको जो है कि पुलिस वैकेंसी से सिलेबस वाइज जो जितने भी टॉपिक है वो मैं आपको करा दूंगा। लेकिन आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तभी, नहीं तो फिर मेरा मनोबल ऐसा नहीं रहेगा कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं। लेकिन एक चीज़ ये है कि जो भी वीडियो बनेगी वो बिल्कुल जो है कि एनालिसिस करके बनाई जा रही है और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई जा रही है। तो आप ऐसा किया करिए कि इसको सिलेबस को ध्यान से पढ़िए। और वो जो आप जो है ना, जो क्या बोलते हैं, फटाफट वाला जो सिस्टम है, फटाफट वाले सिस्टम मत रहिए। जो क्वेश्चन पूछेगा वो अच्छा क्वेश्चन पूछेगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा। परीक्षा का पैटर्न बदल गया है। ये भर्ती 2011 12 14 वाली भर्ती नहीं है बच्चों, ये अब चेंज हो गई है। जैसे जैसे आप देखेंगे पुलिस भर्ती परीक्षाएं टफ होती जा रही हैं, तो आप एक बार 2 मार्क्स के लिए आप आधा घंटा 40 मिनट समय नहीं दे सकते, तब तो आप तो तैयारी करना बेकार है। समझ रहे हैं? तो आप इस वीडियो में ये मत कहिएगा कि लंबा हुआ है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, व्यवस्थित ढंग से बताने का प्रयास करूंगा। आप इसको ध्यान से सुनिए। तो अब स्टार्ट करते हैं कि जीएसटी जीएसटी के बारे में बात करेंगे। तो भारत में सबसे पहले हम कर प्रणाली के बारे में बात करेंगे। कर होता क्या है, कर के बारे में सुन लीजिए। स्टेटमेंट बना के आपसे पूछ सकता है। कर सरकार को दिया गया एक अनिवार्य भुगतान होता है, अनिवार्य भुगतान होता है। समझ रहे हो बच्चों? आप लोग भी कर देते हो, ऐसी बात नहीं है। टैक्स आप भी पे करते हैं। कर का मतलब क्या है? टैक्स। टैक्स आप भी पे करते हैं, लेकिन आप इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं। आप अपने जीवन से जुड़ी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जितने भी मार्केट से आप जो भी चीज़ खरीदते हैं, परचेज करते हैं, उस पे आप इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, अप्रत्यक्ष कर देते हो बच्चों। चाहे बुक खरीदो, चाहे पेंसिल, चाहे कपड़े, कुछ भी खरीदो, उस पे आप इनडायरेक्ट टैक्स देते ही हो। चाहे खाने वाली चीज़ हो, कुछ भी हो। तो कर सरकार को दिया जाने वाला एक अनिवार्य भुगतान होता है जो करदाता द्वारा प्रत्यक्ष लाभ प्राप्ति की आशा के बिना दिया जाता है। आप टैक्स जो है कि पे करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग भी पे करते हैं, आप भी पे करते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस वो पे करते हैं भैया जिनकी उतनी आय है, इनकम है। अभी आपकी उतनी इनकम है नहीं, आपकी सर्विस जो है कि नौकरी लग जाएगी तो आपकी उतनी आय हो जाएगी। एक बात आपको बता दूं कि टैक्स सभी लोग पे करते हैं, ठीक है? इस बात को से के भ्रम में मत रहिए कि आप टैक्स पे नहीं करते हैं। सभी बच्चे टैक्स पे करते हैं। हमें तो लगता है जो बच्चा पैदा होता है वो भी टैक्स पे करना शुरू कर देता है इनडायरेक्ट टैक्स से। लेकिन एक इस बात इसमें लिखा हुआ है कि प्रत्यक्ष लाभ की प्राप्ति की आशा बिना। इसका मतलब अप्रत्यक्ष लाभ की आशा होनी चाहिए। हमको डायरेक्ट लाभ की आशा नहीं है इससे, लेकिन इनडायरेक्ट लाभ की आशा होती है। जैसे सरकार हमसे टैक्स लेती है बच्चों, तो उसके एवज में वो क्या करती है, कल्याणकारी योजनाओं के थ्रू हमको फ्री में एजुकेशन, फ्री में हेल्थ, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती हैं। आप टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हो तो आप देखोगे कि 1 रुपया की आप पर्ची कटा के सीधे जो है हॉस्पिटलों से आप दवा ले सकते हो। तो ये क्या है? इनडायरेक्ट हमको क्या है, लाभ है। प्रत्यक्ष लाभ की हम आशा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष लाभ की आशा है, इसलिए हमको इनडायरेक्टली लाभ हो रहा है और हमको दवाइयाँ मिल रही है। भले आप कह लो कि ये सारी चीज़ें सिस्टम सर चलती नहीं है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है, जैसा जो है कि व्यवस्था हो। अब सरकार के बारे में देख लीजिए। सरकार करती क्या है? सरकार है वो कर प्रणाली के आधार पर नागरिकों से जो है कि टैक्स पे करती है, लेती है, और उन टैक्स का वो जो है क्या करती है, कल्याणकारी राज्य बनाने का प्रयास करती है। आगे है करारोपण के उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन। इसके बारे में मतलब जो आप कर लगाया जाता है उसके क्या उद्देश्य हैं? कर
करारोपण यानी कर जो आपके ऊपर आरोप किया जा रहा है, टैक्स जो आपके ऊपर आरोप किया जा रहा है, दुनिया में, इंडिया में जितनी सामान हैं सबके ऊपर जो है कि एमआरपी लिखा हुआ है, वो टैक्स के उसमें उस पर भी टैक्स लिया जाता है बच्चों। तो इसके उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है, सरकार कहती है कि हम अर्थव्यवस्था का नियमन करते हैं, पूरी इकॉनमी जो है उसको जो है कि रेगुलेट करते हैं। नियमन करना का मतलब है उसको चलाना। पूरा अर्थव्यवस्था दो हिंदुस्तान की है, उसको टैक्स के आधार पर चलाया जाता है। दूसरी बात यह है कि राजस्व की प्राप्ति होगी। आपके परिवार के राजस्व की प्राप्ति क्या है? आपके भैया, दादा, चाचा, नाना, पापा, बुआ सभी लोग क्या करते हैं? नौकरी करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं। जो पैसा आता है वो उनका राजस्व होता है। तो उस राजस्व से, उस पैसे से ही आप, उस रेवेन्यू से ही आप क्या करते हैं? खर्च करते हैं दुनिया भर के। निवेश भी करते हो आप कि और आपको जो है कि पैसा मिले और आप राजस्व बढ़े आपका। तो राजस्व की प्राप्ति सरकार को होती है ताकि सरकार जो है खर्च कर सके। भविष्य उन्मुखी खर्च और निवेश के उद्देश्य से जो है कि राजस्व की प्राप्ति होती है। टैक्स के थ्रू सरकार को आय का पुनर्वितरण भी करना, ये सरकार का काम है। पुनर्वितरण करती है इकॉनमी की, टैक्सेशन लगा के बच्चों। क्योंकि अगर मान लो तुम्हारी आय 15 लाख से ऊपर है तो आपके ऊपर, एक आय का मतलब, इनकम का मतलब, एक साल में आपको 15 लाख रुपए की कमाई हो रही है, आपकी जेब में आ रहा है, तो आपके ऊपर 30% का टैक्स लगता है। तो जो 30% यानी कि 4.5 लाख रुपये आपसे टैक्स लिया जाएगा, 15 या 45, 4.5, उस 4.5 लाख का जो है कि कल्याणकारी योजनाओं, तमाम गरीब, महिला, बुजुर्ग, बच्चे इत्यादि, SC ST, हाँ, और तमाम जो है कि ऐसे दुर्बल वर्ग हैं जिनके ऊपर खर्च करके जो है कि उनको भी जो है कि इस समाज के में जो है उत्थान करने का प्रयास सरकारें करती हैं। मूल्य स्थिरता का भी प्रयास किया जाता है टैक्स लगा के। अगर टैक्स ना लगाया जाए बच्चों तो मूल्य जो है कि बहुत हाई लेवल पे चला जाएगा। तो कर के ये 4 उद्देश्य हैं, इनको आप ध्यान से देख लीजिए। अगर बात करेंगे कर प्रणाली के प्रकार के, यानी कि टाइप ऑफ टैक्स सिस्टम कितने प्रकार के हैं दुनिया में, तो दुनिया में टैक्स सिस्टम यानी टैक्स कितने प्रकार के हैं बच्चों, इसको आप पढ़ लो ध्यान से। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, ये चीज़ें बहुत ही रेलेवेंट हैं, क्योंकि ये जो है कि स्टेटमेंट में करके पूछ ली जाती हैं आपसे। जैसे प्रगतिशील कर प्रणाली क्या होता है, इसको प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम कहा जाता है। इंग्लिश हमने इसलिए लिया है, बच्चों की इकॉनमी एक ऐसी सब्जेक्ट है ना जिसके इंग्लिश मीनिंग और टर्म आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी प्रगतिशील कर प्रणाली आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन मैं प्रोग्रेसिव की बात कर दूंगा तो आप कहेंगे ओ ठीक है, ओके, समझ रहे हो। तो प्रगतिशील कर प्रणाली वह प्रणाली होती है कि जब कर योग्य राशि में वृद्धि होने के साथ साथ उसके ऊपर लगने वाले कर की दर भी बढ़ती है। जैसे भारत में, जैसे बच्चों आप जान लीजिए 3 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी आपके ऊपर टैक्स बढ़ता जाएगा। 5%, 10%, 12%, समझ रहे हो, 15%, जो भी बढ़ता हो। जैसे ये प्रगतिशील टैक्स है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी आपके ऊपर टैक्स बढ़ता जाएगा। हालांकि भारत में प्रगतिशील बताऊँगा इस तरह से। इस व्यवस्था में ना निर्धन व्यक्ति यानी गरीब को कम डर है गरीब को कम दर तथा धनी व्यक्ति को ऊंची दर पर कर चुकाना पड़ता है। यानी गरीब क्या है, मेरी अगर 3 लाख रुपए इनकम है एक साल की तो मैं बहुत गरीब हूँ। अरे 3 लाख क्या छोड़ो बच्चों, 50,000 अगर इनकम है, हाँ, जो लोग बेरोजगार हैं तो वो लोग तो भयंकर गरीब हैं, शुद्ध गरीब हैं। उसमें जो है कि कोई अशुद्धता है नहीं, प्योर शुद्ध है, एलिमेंट है, आप उसको तोड़ नहीं सकते, इतने शुद्ध गरीब है वो। तो वो गरीब हैं तो उनके ऊपर जो है कि कम दर लगता है, वो डायरेक्ट टैक्स पे ही नहीं करते। और जो व्यक्ति धनी है उनके ऊपर ऊंची दर से जो है टैक्स चुकाना पड़ता है। दूसरा जो आपका टैक्स सिस्टम है दुनिया में उसको कहा जाता है प्रतिगामी कर प्रणाली, यानी कि रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। इसमें ये ना प्रगतिशील जो प्रोग्रेसिव है उसका ठीक अपोजिट होता है रिग्रेसिव। यह प्रगतिशील कर प्रणाली के ठीक विपरीत है। अर्थात जब कर योग्य राशि यानी कर के योग्य जो राशि है आपकी जेब में, एक साल की जो कमाई है वो बढ़ रही है, अब बढ़ने के साथ साथ उस पर लगने वाला टैक्स या कर की दर कम हो जाती है। तो इस व्यवस्था में क्या होता है बच्चों ना, इसका जो है बुरा इम्पैक्ट देख लो कि कर का भार निम्न वर्ग पर अधिक पड़ता है। जैसे मान लो ना कि मेरी इनकम जो है 20 लाख रुपया पर ईयर है, पर एनुअल 20 लाख रुपया है, और जैसे मेरी इनकम हो गई 50 लाख
तो मेरे ऊपर लगने वाले टैक्स कम हो जाएंगे। 1 करोड़ हो गई और कम हो जाएगा, 2 करोड़ हो गई और कम हो जाएगा, 5 करोड़ हो गई, 100 करोड़ हो गई, 200 करोड़ हो गई, तो ये कम होता जाएगा। इससे क्या होता है ना कि जो निम्न वर्ग है, गरीब वर्ग है, उस पर एक समान टैक्स लगा ही रहता है, बाकी जिनकी इनकम बढ़ती रहती है उनके ऊपर टैक्स कम होता रहता है। तो ये रिग्रेसिव है, प्रतिगामी सिस्टम इसको कहते हैं। ये बहुत नुकसानदायक होता है गरीबों के लिए, भारत जैसे समाज के लिए तो भयानक, एक तरह से दुर्भिक्ष जैसा है, अकाल जैसा है बच्चों। समानुपातिक अगर कर प्रणाली प्रणाली की बात की जाए, इसको प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम कहते हैं। समानुपातिक कर प्रणाली का मतलब होता है ना कि आप आय के प्रत्येक स्तर पर समान दर से कर अदा करना पड़ता है, प्रत्येक स्तर पे। इसमें आय बढ़ने पर कर की राशि में भी वृद्धि हो जाती है बच्चों, परंतु प्रतिशत यथावत बना रहता है। जैसे मान लो ना, जिस अनुपात में आपकी इनकम बढ़ेगी उसी अनुपात में टैक्स सिस्टम बढ़ेगा, ये बिल्कुल यहाँ फिक्स है, प्रतिशत मेंटेन रहेगा। यानी आपकी इनकम 50% बढ़ गई, यानी 1 लाख से 1.5 लाख हो गई, तो आपके ऊपर जो है ना 1 लाख पे जो टैक्स लगता था उसमें मात्र 50% की ही वृद्धि की जाएगी। जितना इनकम बढ़ेगा उतनी जो है बढ़ाई जाएगी, ठीक है, एक स्लैब नहीं फिक्स किया जाएगा। इसके बाद है एक चौथे नंबर पे जिसको कहा जाता है कि अक्रमिक कर प्रणाली। ये कारक नहीं है बच्चों, कर प्रणाली है, अक्रमिक कर प्रणाली है। इसका मतलब है डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। इसमें ये है सिस्टम दिया है कि यदि कर प्रणाली, डिग्रेसिव के बारे में, यदि कर प्रणाली ऐसे हो जिसमें आय के कुछ स्तर तक तो कर की वृद्धि होती जाती है, यानी कि इनकम के कुछ स्तर तक, यानी कि 20,000 50,000 तक आपका बढ़ रहा है, 80,000 तक बढ़ रहा है, 1 लाख तक आप इनकम पहुंच गई, तब तक बढ़ रहा है, फिर 1 लाख के बाद रुक गई। लेकिन आय के एक स्तर के बाद कर की दर में स्थिरता आ जाए, अब 1 लाख तक बढ़ती रहेगी। अगर ये कहा जाए, भारत सरकार कहा दे कि 5 लाख तक जो कमाई जिनकी हो रही है, 1 लाख जिनकी हो रही है उन पर 5% देना है, 2 लाख पे 10, 3 लाख पे 15, ऐसे ऐसे बढ़ाते जाए टैक्स। अब 5 लाख तक 30%, उसके बाद जो 10 लाख है वो अभी 30 देगा, यानी कि 5 लाख से ऊपर नहीं बढ़ रही है, समझ रहे हो, स्थिरता हो जाए। 5 लाख से ऊपर जितना आप कमाएंगे आपको 30 ही देना पड़ेगा, ये नहीं उसी पे फिक्स हो गई है। इस कर में प्रगतिशील और समानुपातिक दोनों विशेषताएं शामिल होती है बच्चों, ये भी एक कर का सिस्टम है। अच्छा, एक बात और है, कर तो हो गया, अब एक बात ये भी बताई जाती है कि वह बिंदु जहाँ कर लगता हुआ दिखता है उसे करापात कहते हैं, यानी टैक्स लगता हुआ दिखता है। हमारे जो पड़ोस में एक दुकानदार है उनके ऊपर, जब वो सामान खरीद के लाते हैं ना बेटा ना, तो हमको लगता है कि भाई टैक्स पे करके लाए हैं, उन्हीं के ऊपर लग रहा है, लेकिन जिसके द्वारा भुगतान वास्तव में किया जाता है उस बिंदु को कराघात कहते हैं, यानी आघात हमको लगता है, ठीक है। करापात उनके उनके सर के ऊपर कर लगता है। हाँ, गांव का जो दुकानदार है मुस्कुरा के सामान लाता है, मान लो पड़ोस के मार्केट से बच्चों, तो उसके ऊपर सारे टैक्स लगते हैं, सारा टैक्स पे करके लाता है वो, समझ रहे हो। लेकिन जैसे ही आप अपने घर से नहा धो के निकलते हैं और कोई भी सामान लेने उसके पास जाते हैं ना, तो लगेगा कि उसके ऊपर लग रहा है, तो वो तो है करापात। आज जब तो आप पे करेंगे पैसा, वो आपसे कहेगा कि भैया इतने का है प्रिंट रेट, ये देख लीजिए एमआरपी, इसी पे आपको देना है, यानी टैक्स सीधे किससे ले लिया, उपभोक्ता से। उपभोक्ता को ही कराघात कहा जाता है और दुकानदार ये करापात वाले सिस्टम में हो। अब देख लो यहाँ पे भारत में कर प्रणाली एक आप इस पीडीएफ में देख सकते हैं कि भारत में कर प्रणाली की जो व्यवस्था है करापात एवं कराघात के आधार पर। तो एक तो लगता है प्रत्यक्ष कर, अब दूसरा रखता है अप्रत्यक्ष कर। का मतलब ये बच्चों चीज़ जिसके ऊपर लगाया जाता है ना वही पे करता है। जैसे आपके पापा यदि सरकारी नौकरी करते हैं, ठीक है बच्चों, और उनके ऊपर यदि टैक्स लगता है, यदि वो टैक्सेशन के आते हैं दायरे में, यानी कि अगर उनकी कमाई जो है बच्चों समझ लो 1 साल में 7-8 लाख से ज़्यादा है, तो उनके ऊपर टैक्स लगता है भयानक। तो जो टैक्स लगता है उन्हीं के ऊपर और उन्हीं के अकाउंट से कट जाता है। तो ये तो हो गया प्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर का मतलब है इसमें जो है कराघात वाले लोग आते हैं, जिस पर कर आरोपित किया जाता है उसने उससे न वसूल करके किसी और व्यक्ति से वसूला जाता है, ठीक है। कर आरोपित किया जाता है आपके गांव के दुकानदार के ऊपर, लेकिन वसूल आपसे जाता है, ये है इनडायरेक्ट टैक्स। ये है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में अंतर आप समझ लो। डायरेक्ट टैक्स बच्चों या प्रत्यक्ष कर कहते हैं, इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। डायरेक्ट टैक्स जिस पर लगता है उसी से वसूला जाता है। इसमें कौन है, निगम कर आ जाएगा, आयकर आ जाएगा बच्चों,
और आपके जो है कि तमाम अगर कोई लाभांश कर आ जाएगा, ठीक है। यानी आप कहीं शेयर मार्केट से अगर पैसा, शेयर मार्केट में बहुत सारा शेयर लिए हुए हैं, आपके रेट बढ़े, आपने बेचा, आपको लाभ का अंश मिला, और जिसको लाभांश कहते हैं, 1 करोड़ आपका लाभांश हो गया, उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा 30-40%। तो ये बात है। प्रत्यक्ष कर आप समझ गए। अप्रत्यक्ष कर में निगम कर आता है, आयकर आता है, हमने बताया, लाभांश कर आता है। अप्रत्यक्ष कर में आप दुनिया की जितनी सारी सामान खरीदते हैं सब पे लगता है। ये भारत में कर प्रणाली है, कराघात एवं करापार। अगर बात किया जाए कि अधिकार क्षेत्र के आधार पे, तो अधिकार किनके किनके है कर लगाने के बच्चों, तो केंद्रीय कर यानी केंद्र सरकार के अधिकार हैं, राज्य कर को राज्य सरकारें लगाती हैं, और स्थानीय कर को स्थानीय सरकारें यानी कि आपके ग्राम प्रधान जी के स्तर पे जो है कि लगाया जाता है। स्थानीय सरकार आप जानते हैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बच्चों, ये पॉलिटिकल साइंस में आपको पढ़ाया जाएगा। तो केंद्रीय कर जो केंद्र सरकार लगाती है, आय कर, निगम कर, पूंजी पर लाभ कर, जो आपकी पूंजी अपने मार्केट में लगाई हुई है उस पर जो लाभ हो रहा है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, केंद्रीय बिक्री कर, सीमा शुल्क और अन्य कर भी आपको केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। इसको केंद्रीय कर कहते हैं। राज्य कर में जो है कि बिक्री कर है, शराब है, अफीम है बच्चों, भू राजस्व है, कृषि है, अचल संपत्ति पे कर है, इन पे राज्य द्वारा लगाया जाता है। स्थानीय कर में स्थानीय स्तर पे मेले वगैरह पे, स्थानीय स्तर पे अगर गांव के स्तर पे मेला लगता है और मनोरंजन की कोई चीज़ें होती हैं, या चुंगी कह लो, मनोरंजन नहीं, चुंगी अगर ली जा रही है तो उस पे जो लगते हैं। अगर एक और हैं महान अमेरिकी अर्थशास्त्री जिनको लाइफर, जिनका नाम था लाइफर वक्र, उन्होंने दिया था बच्चों। उन्होंने कहा था ना कि जैसे मान लो ये इनकम है, ध्यान से सुनना, और ये टैक्स का रेट है। ये टैक्स का रेट देखो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे आपके इनकम में सरकार की बात कर रहा है, सरकार को कह रहा है कि देखो बेटा, आप जो है मान लो इनकम, ये इनकम दिखा रहा है, तो आप टैक्स की रेट जो है कि एवरेज पर रखिए, बीच में आप रखिए, तब आपको मैक्सिमम जो है कि टैक्स मिलेगा। नहीं तो आप बहुत ज़्यादा टैक्स की रेट रख देंगे तो आपकी ये कंडीशन हो जाएगी कि अब इतना ज़्यादा, मान लो 80% टैक्स लेने लगे तो आपका टैक्स कलेक्शन जीरो हो सकता है। जीरो नहीं होगा लेकिन मतलब एक मिनिमम हो सकता है। और आप एकदम मीडियम स्तर पर रखेंगे, यानी जैसे जैसे इन्होंने टैक्स कहा कि जैसे जैसे टैक्स रेट सरकारें बढ़ाती जाती हैं, तो एक निश्चित स्तर पर आने के बाद अगर वहाँ से फिर सरकारें टैक्स बढ़ाने लगती हैं तो उनके टैक्स कलेक्शन में कमी आने लगती है। ये स्वाभाविक बात है आपके ऊपर बच्चों। बहुत ज़्यादा टैक्स अगर पे किया जा रहा है किसी वस्तु में, पेट्रोल को ले लीजिए, जो लोग लेने वाले हैं शराब दारू उस पर ले लीजिए, हाई टैक्स चार्ज किया जाता है। मनोरंजन की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर टैक्स भयानक चार्ज किया जाता है, ठीक है। तो अब मैं बताऊं कि अगर मान लो कि शराब पे टैक्स लग रहा है 50%, अगर उसको 200% कर दे तो पक्का मैं बता रहा हूं बच्चों की सरकार के राजस्व में कमी हो जाएगी। बहुत सारे लोग दारू पीना, हालांकि एक ऐसी लत है जो छूटती नहीं है, लेकिन लोग जो है कम कर देंगे, ये स्थिति हो जाएगी। वही पेट्रोल वाली बात है, अगर 100 रुपये का पेट्रोल है, अगर मान लो इसमें 60% जो है पेट्रोल पे टैक्स लगा रही हैं सरकारें, अगर इसको बढ़ा के 120 कर दे, 200 रुपये पर लीटर कर दे, तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ जो है कि बाइक कम चलाना, कार कम चलाने आप लगेंगे। इतना तो जान लीजिए, ये लेफर ने समझाया था। करों के प्रकार में आप देख सकते हैं बच्चों, टाइप ऑफ टैक्स के बारे में हम बताएं। कर 2 प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। सरकार जो है केंद्र सरकार प्रत्यक्ष कर में आय कर को रखती है, निगम कर को रखती है, व्यय कर को रखती है, संपत्ति कर, संपदा शुल्क, उपहार कर, ब्याज कर। ये ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं ऑप्शन दे के, इनको याद रखना है, इनको रिवाइज करते रहना है। बात समझ गए। अब हम आपको आएंगे बताएंगे जो आपकी टॉपिक थी वस्तु एवं सेवा कर, जिसको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहते हैं। जीएसटी बच्चों, जीएसटी के बारे में सुन लो। जीएसटी एक एकीकृत अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है, यानी डायरेक्ट टैक्स में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। इनडायरेक्ट टैक्सेस जितने थे सबको समाप्त करके उनको एक जीएसटी यानी एक टैक्स बना दिया गया, ठीक है। केंद्र सरकार जितने टैक्स लगाती थी हमने आपको ऊपर दिखाया, उन सारे टैक्सों को जो है कि मर्ज करके, ये जितने आपके जो है केंद्रीय कर हैं वो सबको मर्ज करके एक कर बनाया गया, केंद्रीय जीएसटी, सीजीएसटी। राज्यों के ये आप देख रहे हैं बच्चों, राज्यों का ये सभी टैक्स जो है कि मर्ज करके इकट्ठा करके एक स्टेट जीएसटी बनाया गया। और 2 राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय जो व्यवस्थाएं थी उसको जो है आईजीएसटी के अंतर्गत रखा गया। तो आप समझ लीजिए कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस में हुआ क्या
की एकीकृत इनडायरेक्ट टैक्स प्रणाली है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं के विभिन्न चरणों पर लगाए जाने वाले करों, जो डिफरेंट डिफरेंट चरण पे कर लगाए जाते थे, उनको समाप्त कर एक एकीकृत कर लगाने की व्यवस्था की गई। और जीएसटी के बारे में स्पष्ट नीचे होगा। भारत में, अच्छा जीएसटी के बारे में थोड़ा सा बता दो बच्चों। सबसे पहले फ्रांस में लागू किया गया। भारत का जीएसटी मॉडल कनाडा के जीएसटी मॉडल के पर आधारित है। कनाडा के कौन से मॉडल मैं बताऊंगा, लेकिन भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुई और भारत में जीएसटी मॉडल कनाडा के उपभोग वैट मॉडल पर आधारित है। ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। अच्छा, वस्तु एवं सेवा उपभोग, जैसे ये जीएसटी है, चलो मैं यहाँ पे पहले इसको बता दूं प्रारूप क्या था। जैसे मान लो ना, जीएसटी एक सरलीकृत संरचना है जो वस्तुओं के निर्माण पर या माल के बिक्री पर अथवा सेवाओं के प्रावधान पर कर की वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। यानी वस्तु और सेवा की जहाँ आपूर्ति होती है, डेस्टिनेशन जहाँ पे जाके इनका कंजप्शन होता है, आपूर्ति होती है, वहाँ पे टैक्स लगाया जाता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका। क्योंकि बात ये था ना कि यहाँ पे देख लो जीएसटी क्यों लाया गया, ये क्यों जो है कि क्योंकि पूर्व की जो कर व्यवस्था थी ना, उसके अंतर्गत व्यापारी जो था बेटा, वो उत्पादन करता था तो उस पर उत्पादन शुल्क कर लगता था। जब निर्यात वो करता था कोई व्यापारी, कोई इंसान, तो उस पर सीमा शुल्क लग जाता था। और जब देश के अंदर किसी वस्तु को वो बेचता था तो उस पर बिक्री कर लग जाता था, यानी वैट कोई बिक्री कर कहते हैं, बिक्री कर लग जाता था। तो इस व्यवस्था से ना एक टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता था। हाँ, टैक्स ऊपर टैक्स हो जाता था। तो इस व्यवस्था को कास्केडिंग इफेक्ट कहते थे, ठीक है। इसीलिए ये सिस्टम लाया गया, समझ रहे हो। तो अब देखो ना कि जीएसटी ने कितने करों को प्रतिस्थापित कर दिया, यानी कितने करों को हटा दिया। जीएसटी आने से भारत में कितने कर हट गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको आप देख लीजिए बच्चों कि अगर ये केंद्रीय जीएसटी द्वारा कितने कर हटा दिए गए, तो केंद्रीय जीएसटी में कितने करों को मान लो शामिल कर दिए गए और एक केंद्रीय जीएसटी बना दिया गया। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सर्विस टैक्स, ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी, अतिरिक्त सीमा शुल्क, केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले सरचार्ज, शेष, इन सब को समाप्त करके एक सीजीएसटी बनाया गया। और राज्यों ने कितने करों को अपने प्रतिस्थापित कर दिया, हटा दिया। वैट राज्य ने हटा दिया। खरीद कर यानी परचेज टैक्स लगाती थी राज्य, मनोरंजन कर लगाता था, विलासिता कर लगाता था, लग्जरी टैक्स आप लोग कभी दिए हो? सोचना लग्जरी टैक्स क्या होता है। प्रवेश शुल्क और चुंगी पे लगाया जाता था, विज्ञापन पे, यानी टीवी और रेडियो को छोड़ के ध्यान देना, विज्ञापन कर राज्य लगाती थी, राज्य का टैक्स था, जिसमें अखबार, टीवी और रेडियो को छोड़कर ये जीएसटी लॉटरी पे, जुआ पे और इत्यादि पे जो लगता था। यानी राज्यों ने इतने करों को समाप्त करके ये स्टेट जीएसटी बना दिया गया और इतने करों को केंद्र के समाप्त करके सेंट्रल जीएसटी बना दिया गया। ये था सिस्टम, ठीक है। अब जीएसटी आप समझ ही गए हैं, लेकिन थोड़ा सा और हम इसके बारे में बता दें कि जीएसटी में भारत के कर ढांचा में सुधार किया। इसने एकीकृत और सरलीकृत बनाया इसे। बहुत सारे टैक्सों को समाप्त करके केवल एक टैक्स लगाया गया। इसको कहते हैं एक टैक्स एक देश एक टैक्स, जिसमें पारदर्शिता भी आई, प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी। पारदर्शिता क्यों नहीं आई? बहुत सारे टैक्स लगता था तो बहुत सारे कैलकुलेशन करने पड़ते थे, टैक्स अधिकारियों को प्रॉब्लम होती थी, समस्या होती थी, चोरी होती थी, भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगा, साथ ही राजस्व की वसूली भी आसान हो गई। अब जीएसटी के प्रकार के बारे में हम आपको बात बताएंगे। जीएसटी के प्रकार में बच्चों देख लो, ध्यान से सुनना। अभी तक हमने जीएसटी पर बात की, थोड़ा प्रकार के बारे में समझ लो। केंद्रीय जीएसटी का हम बार बार नाम ले रहे थे, यानी केंद्रीय जीएसटी सीजीएसटी होती क्या? यह राज्य के सीमाओं के भीतर ही वस्तुओं के उत्पादन एवं उपभोग की स्थिति में लगाया जाता है, ठीक है। और केंद्रीय जीएसटी से जो प्राप्त राशि होती है ना, वो वित्त आयोग की अनुशंसा पे, सिफारिश पे राज्यों को भी बांटा जाता है। यानी केंद्र जो सीजीएसटी जो वसूला जाता है, उसमें जो है कि वित्त आयोग सिफारिश कर देगा तो उसमें राज्यों को भी बंटवारा होगा। राज्य जीएसटी में देख लीजिए, इसमें क्या है, ये भी अंतर राज्य कर है। इसमें जो है क्या होता था कि इसमें राज्य जो है कि टैक्स लगाता है और यस जीएसटी से प्राप्त जितनी भी राशि होती है, इसमें स्टेट का पूरा अधिकार होता है। स्टेट
राज्य जीएसटी का मतलब स्टेट जीएसटी। स्टेट में बेटा वो दोनों, वो भी यूटी आ जाएंगी, वो भी यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश आ जाएंगे जिनके यहाँ विधानसभा है। दिल्ली आ जाएगा, पुडुचेरी, जिनके यहाँ विधानसभा है उनको भी राज्य जीएसटी में ही अंतर्गत आता है, ध्यान देना। जिनके यहाँ विधानसभा नहीं है, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप तमाम लोग हैं, इन लोगों के यहाँ जो है कि यूटी जीएसटी लगती है। यूटी जीएसटी से जो इनकम होती है वो केंद्र और केंद्र शासित प्रदेशों में बांटी जाती है। राज्य जीएसटी से जो इनकम होती है वो राज्य अपने आप रख लेते हैं। राज्य में, राज्य के अंतर्गत वो केंद्र शासित प्रदेश भी आ जाएंगे जिनके पास विधानसभा है, ठीक है। और एकीकृत आईजीएसटी क्या है कि ये जो है कि आयात और आयात पर लगने वाला कर है, व्यापार के आयात पर। आईजीएसटी से जो प्राप्त राशि होती है वो केंद्र और राज्य दोनों में बांटा जाता है, ठीक है। जीएसटी के व्यवस्था के लिए बेटा जीएसटी परिषद बनाई गई। आप जानते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री इनकी पदेन अध्यक्ष होती हैं, ठीक है। ये अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय जो है कि वित्त मंत्री, और साथ ही साथ सभी राज्यों के वित्त मंत्री या उनके द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा कोई नामित व्यक्ति जो है कि ये लोग। कोरम इसका 50% सदस्यता के बावजूद ही इसमें कोई जो है कार्य किया जाता है, सुधार किया जाता है। एक बात यह है कि इसमें केंद्र सरकार का कुल वोट 33% होता है, और राज्यों के, और किसी भी प्रस्ताव के पारित होने के लिए देखिए बच्चों कम से कम 75% लोगों की सहमति जरूरी है। राज्यों का वोट 66% है, केंद्र सरकार का वोट जो है 33%, सभी राज्यों का 66%। एक चीज़ और इसमें बताई है कि इसमें ये बेटा सहयोगात्मक संघवाद की तरफ एक इशारा भी करता है ये जीएसटी, क्योंकि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और साथ ही साथ केंद्र सरकार के जो है कि वित्त मंत्री, ये सभी लोग एक साथ मिलके एक काउंसिल में एक जगह बैठ के बैठक करते हैं, किसी भी निर्णय को लेते हैं या निर्णय प्रपोज करते हैं। इसमें ये होता है ना कि ये 1.5 करोड़ तक किसी का आय और व्यय है यानी कुल ट्रांजैक्शन है, तो उसमें 10% केंद्र रख लेगा और 90% स्टेट रख लेंगे, और उससे ऊपर जब आ जाएगा तो मामला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब बात कर लें कि जीएसटी के सीमा के बाहर कौन कौन चीज़ें रखी गई हैं बच्चों, ये इम्पोर्टेंट है। वैसे तो जीएसटी वर्तमान प्रारूप में शामिल, जिनमें मानव उपभोग के लिए शराब, रियल इस्टेट और 5 प्रकार के पेट्रोलियम शामिल नहीं हैं। जैसे ये है, कच्चा तेल है और डीजल है, मोटर स्पिरिट है, प्राकृतिक गैस है और विमान है। ये सभी कर जीएसटी की सीमा से कहाँ रखे गए हैं, बाहर रखे गए। अच्छा, एक चीज़ मैं छोटा सा फैक्ट बता दूं, हालांकि ये आपकी काम का हो भी सकता है, मिल गया तो, कि करों के लागू होने का वर्ष। देखो बेटा बच्चों, इनकम टैक्स यानी आय कर कब लागू हुआ था, 1960 में, ठीक है। निगम कर कब लागू किया था, चलैया समिति की सिफारिश से लागू हुआ था 1960-61 में। सीमा कर लगा था, ये भी चलैया समिति ने लगाया था, इन्हीं के रिकमेंड पे लगा था 1962 में। कृषि पर आयकर जो है कि इनकी सिफारिश पर जो अभी तक लागू नहीं हो पाया, कृषि पर बेटा इनकम टैक्स नहीं लगता है, ध्यान देना है, ठीक है। तो ये था सर्विस टैक्स कब लगना शुरू हुआ, तो 94-95 में ये भी चलैया समिति के सिफारिश पे लगाओ। अच्छा, एक चीज़ और लास्ट में हम आपको बताएंगे, केंद्र सरकार द्वारा कुछ इनडायरेक्ट टैक्स है जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, सॉरी डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर है। केंद्र सरकार आयकर लगाती है, याद कर लो, कभी कभी ऑप्शन में बना के दे देता है कि केंद्र सरकार कौन टैक्स लगाती है, राज्य सरकार कौन टैक्स लगाती है, तो ठीक है। तो इसके बारे में आप ये पीडीएफ के थ्रू आप देख सकते हैं। केंद्र सरकार का ये टैक्स है जिसमें आयकर, निगम कर, व्यय कर, संपत्ति कर, पूंजी लाभ कर, लाभांश वितरण, ब्याज कर, उपहार कर, संपत्ति कर, ये बेनिफिट टैक्स, बैंकिंग है, प्रतिभूति पर, कमोडिटी पर। याद रख लेना है कि ये केंद्र सरकार लगाती है, भूलना नहीं है। राज्य सरकार कौन डायरेक्ट टैक्स लगाती है, तो भू राजस्व, कृषि पर, होटल की प्राप्ति, व्यवसाय, अचल संपत्ति, रोजगार और पथ कर, टोल टैक्स, ये भी। अच्छा, और केंद्र सरकार के कुछ अप्रत्यक्ष कर हैं जो इनडायरेक्ट लगाती है, तो सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष, ध्यान देना, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जीएसटी भी आता है, और केंद्रीय बिक्री कर, ठीक, ये आता है, पूछता है। और राज्य सरकार के कुछ अप्रत्यक्ष हैं, तो व्यापार बिक्री, स्टाम्प है, राज्य उत्पाद, पेट्रोल डीजल पेट्रोल पे, ये इनडायरेक्ट टैक्स है राज्य सरकारों का। वाहनों पर, परिवहन पर, प्रवेश चुंगी पर, विज्ञापन पर, विद्युत पर, शिक्षा पर और सट्टेबाजी पर।
ये कंप्लीट हुआ बच्चों। इसको ध्यान से देखो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपके रिलेवेंट है। पुलिस के एग्ज़ाम में आप किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछेगा, आप इसको आसानी से सॉल्व कर जाओगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पुलिस के आपके सारे टॉपिक को समझाएंगे, पढ़ाएंगे। बस आप इसको जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ और है कि अगर इस मैटर की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम दिव्य एग्ज़ाम से आप जुड़ सकते हैं। वो हाल ही में टेलीग्राम चैनल बनाया गया है। ठीक है, थैंक यू।